सिविलियंस में आपका स्वागत है। कल के क्लास में हम लोग कृषि को शुरू किए थे और उसमें हम लोग आधा लगभग चैप्टर को ख़त्म कर चुके हैं। आज उसी को हम लोग आगे बढ़ाएंगे और हम लोग का पहला क्वेश्चन होगा सदाबहार क्रांति होगा। तो प्रश्न है सदाबहार क्रांति या इंद्रधनुषी क्रांति पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। तो इससे पहले हम लोग हरित क्रांति को देख चुके थे और हरित क्रांति के क्या क्या दोष थे उसको भी हम लोग देखे थे, यानी कि नकारात्मक प्रभाव को हम लोग पढ़े थे। अब सदाबहार क्रांति है, तो सदाबहार क्रांति या फिर इंद्रधनुषी क्रांति क्या है इसको देखते हैं। तो आज़ादी के बाद भारत खाद्यान्न संकट की समस्याओं से जूझने वाला देश था, परंतु 1966-67 में भारत में एम.एस. स्वामीनाथन के नेतृत्व में, ये नाम याद रखना है, एम.एस. स्वामीनाथन, इन्हीं के नेतृत्व में भारत में हरित क्रांति आया था और वर्गीज कुरियन के नेतृत्व में श्वेत क्रांति का दौर आरंभ हुआ। परिणाम तो 1970 के दशक आने तक भारत खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भर बन गया। तो हम लोग हरित क्रांति में देखे थे कि 1966 में हरित क्रांति शुरू हुआ था और 70 के आसपास भारत में खाद्यान्न की समस्या खत्म हो चुकी थी। फिर 1980 के दशक में ठहराव देखने को मिला कृषि में और इसके बाद हम लोग को द्वितीय हरित क्रांति की महसूस होने लगी थी। परंतु 21वीं सदी के आरंभ होने तक भारतीय कृषि को नई चुनौतियों का सामना करना पड़ा और यही से हरित क्रांति के द्वितीय चरण की आवश्यकता महसूस की गई, जिसे सतत हरित क्रांति, द्वितीय हरित क्रांति, सदाबहार क्रांति, इंद्रधनुषी क्रांति जैसे नामों से संबोधित किया गया। तो 1980 के दशक के आसपास ठहराव देखने को मिला कृषि क्षेत्र में। इसको लेकर अलग अलग लोगों ने अलग अलग चीज़ें बताई और परिणाम स्वरूप 21वीं सदी के आरंभ में हम लोग को ऐसा महसूस होने लगा कि हम लोग को फिर से भारत में हरित क्रांति की आवश्यकता है, जिसको सतत हरित क्रांति, द्वितीय हरित क्रांति, सदाबहार क्रांति या फिर इंद्रधनुषी क्रांति यानी कि अलग अलग नामों से संबोधित किया गया। इसके लिए सरकार ने सन 2000 में राष्ट्रीय कृषि नीति की घोषणा की तथा जनवरी 2004 में एक वृहद कृषि कार्यक्रम की भी घोषणा की गई और इसी वर्ष एम.एस. स्वामीनाथन की अध्यक्षता में राष्ट्रीय कृषक आयोग का भी गठन किया गया और साथ ही साथ 2011 से 13 में सतत कृषि के लिए राष्ट्रीय मिशन कार्यक्रम की शुरुआत हुई। सरकार ने इसी दिशा में आगे बढ़ने के लिए 2015-16 के बजट में ग्रामीण विकास का भारी भरकम बजट पेश किया, यानी कि 2000 में द्वितीय हरित क्रांति की महसूस की गई, 21वीं सदी के आरंभ में द्वितीय हरित क्रांति की महसूस की गई और 2000 में इसके परिणाम स्वरूप राष्ट्रीय कृषि नीति की घोषणा की गई। 2004 में वृहद कृषि कार्यक्रम की घोषणा की गई। राष्ट्रीय कृषक आयोग का गठन एम.एस. स्वामीनाथन की अध्यक्षता में किया गया। फिर सरकार ने 2011-13 में सतत कृषि के लिए राष्ट्रीय मिशन कार्यक्रम की शुरुआत की। फिर 2015-16 में भारी भरकम बजट बनाकर पेश कर दिया गया, यानी कि कहीं ना कहीं हम लोग कृषि की शुरुआत से देख रहे हैं कि सरकार कृषि क्षेत्र में उत्पादन को बढ़ाने के लिए हर टाइम प्रयास करते आ रही है। तो सदाबहार या फिर इंद्रधनुषी क्रांति का मौलिक उद्देश्य है कि 1970 के दशक में जो भी कृषि जनित क्रांति जैसे कि हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, रजत क्रांति, गोल क्रांति, लाल क्रांति, गुलाबी क्रांति हो गया, नीला क्रांति, पीला क्रांति, भूरी क्रांति, सुनहरी क्रांति, ये सब क्रांति जो थी इन्हें एक साथ फिर से आगे बढ़ाया जाए तथा इनके उत्पादन दर में नई उछाल दर्ज की जाए। तो जैसे कि श्वेत क्रांति दूध के लिए हो गया, रजत क्रांति अंडे के लिए हो गया, गोल क्रांति आलू के लिए हो गया, लाल क्रांति हम लोग मांस और टमाटर के उत्पादन से, गुलाबी क्रांति में हम लोग का मांस और पोल्ट्री प्रसंस्करण क्षेत्र आ जाएगा। इसके अलावा नीला मछली उत्पादन से संबंधित है। पीला क्रांति तिलहन के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया था। भूरी क्रांति का संबंध हो गया कॉफ़ी और कोको जैसे अन्य गैर पारंपरिक फसलों के उत्पादन को बढ़ाना हो गया। तो ये सारे जितने भी क्रांति थे इन सभी क्रांति को फिर से आगे बढ़ाया जाए, यानी कि द्वितीय हरित क्रांति की महसूस की जाने लगी थी। तो इन्हें एक साथ फिर से आगे बढ़ाया जाए तथा इनके उत्पादन दर में नई उछाल दर्ज की जाए ताकि देश की खाद्य सुरक्षा जाल को पूर्ण करते हुए कृषि जनित अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की संभावनाओं का लाभ उठाया जा सके। इंद्रधनुषी क्रांति के वाहक तत्वों में एक तरफ जहां जीएम बीज के माध्यम से अप्रत्याशित उत्पादन की बात है, तो दूसरी तरफ सतत हरित क्रांति की अवधारणा भी निहित है और इसके लिए जैविक खेती एवं वर्मी कंपोस्ट के प्रयोग पर बल दिया गया। सतत हरित क्रांति मतलब क्या हो गया? तो जैसे कि हम लोग देखें कि 1966 में हरित क्रांति आया, अच्छा खासा यहाँ पे पैदावार भी हुआ और भारत पहली बार 1970 के आसपास खाद्यान्न क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो गया। लेकिन क्या हो गया, फिर से 1980 आते आते भारत में कृषि क्षेत्र में ठहराव देखने को मिला। इसके अलावा हरित क्रांति की वजह से बहुत सारे नुकसान भी देखने को मिला। मिट्टी जो था वो अनुपजाऊ होने लगा था, उर्वरक का अत्यधिक प्रयोग हो गया जिसकी वजह से वह उर्वरक नदियों में बह गए, जल को प्रदूषित करने लगा, या फिर अन्य प्रकार की और भी समस्याएं हरित क्रांति के परिणाम स्वरूप देखने को मिला। क्षेत्रीय विषमताएं देखने को मिला।
लेकिन अब जो द्वितीय हरित क्रांति था, इसका मुख्य उद्देश्य हम लोग को सिर्फ खाद्यान्न क्षेत्र में आत्मनिर्भरता हासिल नहीं करना था, बल्कि सतत हरित क्रांति की अवधारणा भी निहित थी। सतत मतलब क्या हो गया कि कंटिन्यूसली ये चलता रहेगा, ऐसा नहीं कि फिर से 66 में आया, 70 में आत्मनिर्भर बना और 80 तक फिर से ठहराव आ गया, नहीं, ये 80 के बाद चलेगा, 90 तक चलेगा, 2000 चलेगा। यानी कि सतत हरित क्रांति क्या हो गया कि एक बार जब हम लोग शुरुआत करेंगे वो कंटिन्यूसली लंबा टर्म तक चलते रहेगा। तो इसके लिए हम लोग को जो उर्वरक का प्रयोग था उसको कम करना था, उसकी जगह पर हम लोग को जैविक खेती करना था, वर्मी कंपोस्ट के प्रयोग पर बल दिया जाएगा, क्योंकि इससे मृदा प्रदूषण नहीं होगा और अन्य प्रकार की जो भी आशंकाएं रहती थी किसानों को लेकर, जीएम बीज को लेकर, तो उन सारी चीज़ों को भी खत्म किया जाएगा। सदाबहार क्रांति के पीछे सरकार को आकांक्षा है कि प्रथम हरित क्रांति की कमियों को भी दूर किया जाएगा। जैसे कि प्रथम हरित क्रांति में क्षेत्रीय विषमता देखने को मिला था, क्योंकि मुख्य रूप से जो मैक्सिकन गेहूं था वो आपका पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश साइड में ही लगाया गया था। इसके अलावा सरकार की जो भी योजनाएं होती थी वो मुख्य रूप से हम लोग का धान और गेहूं के फसल में ही यूज किया जाता था। तो जो भी कमी थी, इन सभी कमी को सदाबहार क्रांति के माध्यम से सरकार खत्म करना चाहती थी। जैसे प्रथम हरित क्रांति में गेहूं और चावल के उत्पादन में तो रिकॉर्ड वृद्धि दर्ज हुई, 200 गुना वृद्धि हम लोग देखे थे, गेहूं के उत्पादन हो गया था। लेकिन दलहन और तिलहन, मोटे अनाज, सब्जियों के उत्पादन में खास वृद्धि नहीं हुई थी। साथ ही प्रथम हरित क्रांति में क्षेत्रीय विषमता को भी बल मिला था, अर्थात इसका लाभ पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश को मिला और अन्य राज्य इससे वंचित रहे। इंद्रधनुषी क्रांति प्रत्येक राज्य को कृषि उत्पादन संभावनाओं को बढ़ावा देने पर बल देता है। यानी कि जितना भी हरित क्रांति में रह गया था, जो भी प्रॉब्लम थे, उन सभी प्रॉब्लम को खत्म करते हुए भारत में सदाबहार क्रांति की शुरुआत करना सरकार चाह रही थी। तो यही है हम लोग का सदाबहार क्रांति या फिर इंद्रधनुषी क्रांति। अब आगे आता हम लोग का विश्व व्यापार संगठन के कृषि संबंधी समझौते क्या है और भारतीय कृषि पर इसके सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव का वर्णन करें। तो यहीं से 6 जीपीएससी में क्वेश्चन बना था कि भारतीय कृषि पर विश्व व्यापार संगठन के प्रभावों की विस्तृत विवेचना करें। यानी कि ये वाला लाइन आप उठा सकते हैं कि भारतीय कृषि पर WTO का जो प्रभाव है उसके बारे में हम लोग को विवेचना करना था। तो 2 प्रकार से प्रभाव होगा, एक सकारात्मक प्रभाव और एक नकारात्मक प्रभाव। तो इस क्वेश्चन को भी हम लोग अभी इसी में देखेंगे। तो ये क्वेश्चन हम लोग का क्या है कि विश्व व्यापार संगठन के कृषि संबंधी समझौता क्या है और भारतीय कृषि पर इसके सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव का वर्णन करें। तो विश्व के आर्थिक व्यापार में वृद्धि के लिए 1990 के दशक में वैश्वीकरण, उदारीकरण का दौर आरंभ हुआ था और व्यापारिक रास्ते खोलने के लिए द्विपक्षीय समझौते की जगह बहुपक्षीय समझौते कराने की इच्छा से 1995 में विश्व व्यापार संगठन का जन्म हुआ, यानी कि गठन हुआ। तो उदारीकरण और वैश्वीकरण के बाद यानी कि 1990 के दशक के बाद से बहुत बहुपक्षीय समझौता कराने के लिए 1995 में WTO का गठन किया गया और यह संगठन आर्थिक कारोबार वृद्धि हेतु कृषि, उद्योग सहित सभी प्रकार के व्यापार विकसित करने का मंच प्रदान करता है। इस संगठन के बैनर तले जो सर्वाधिक विचार विमर्श एवं वाद विवाद का क्षेत्र है यह कृषि ही है और कृषि से जुड़े प्रावधान को लेकर विकसित एवं विकासशील देशों के बीच मत भिन्नताएं हैं और इन मत भिन्नताओं का मुख्य कारण कृषि व्यापार एवं उत्पादन पर दिया जाने वाला सब्सिडी है। हम लोग इस क्वेश्चन को सेम टू सेम सेक्शन C में पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो फिर भी यहाँ पे अगर पढ़ लेते एक बार तो क्या हो गया कि WTO के मंच के तहत जो सबसे ज़्यादा वाद विवाद का क्षेत्र है वह कृषि है, क्योंकि इसके विवाद को लेकर विकासशील देश और विकसित देश के बीच मत भिन्नताएं हैं और इन सभी मत भिन्नता के पीछे का मुख्य वजह क्या है, तो जो विकसित देश के द्वारा वहाँ के किसानों को दिया जाने वाला सब्सिडी है। क्योंकि अगर सब्सिडी दिया जाता है तो कहीं ना कहीं वस्तु के दाम में गिरावट होती है। जो चीज़ हम लोग को कायदे से 100 रुपये में मिलना चाहिए था वो चीज़ 40 रुपये में ही मिल जाती है, क्योंकि सरकार 60 रुपये का सब्सिडी दे रहा है। तो बस प्रॉब्लम यहीं पे था। विकसित देशों का मानना था क्या कि WTO के कृषि का समझौते के क्रियान्वित होने से अधिकांश लाभ जो होगा वो विकासशील देशों को ही होगा। ऐसा मानना था विकसित देश का कि अगर जो WTO का जो समझौता है वो अगर लागू कर दिया जाता है तो इसका मैक्सिमम लाभ विकासशील देश को होगा और प्लस भारत और चीन जैसे विकासशील देश जहाँ पे परंपरागत निर्यात क्षमता काफ़ी ज़्यादा है, तो इनका यह भी मानना था कि अगर यह समझौता लागू हो जाता है तो विश्व में निर्यात में भारत का भागीदारी जो पहले 0.5% था वो बढ़कर 1% हो जाएगा। यानी कि इतना विकसित देशों को भारत से डर था। केवल गेहूं और चावल के व्यापार से भारत को 270 बिलियन का फायदा भी हो जाएगा और इन्हीं आशंकाओं से डर कर विकसित देशों ने कृषि सब्सिडी पर अपने विचार प्रस्तुत किए।
अब इसमें क्या है कि WTO के अंतर्गत कृषि छूट को लेकर 4 प्रकार की पेटी निर्मित की गई है और इनके ऊपर सब्सिडी राशि को लेकर सीमित नियम बनाए गए हैं। तो ये 4 पेटी हम लोग को ध्यान रखना है, क्योंकि प्रीलिम्स में भी यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है और आने वाला टाइम पे भी क्वेश्चन यहाँ पे आएगा। तो 4 प्रकार की पेटी क्या क्या हो गया, एक पीली पेटी हो गया जिसको एम्बर बॉक्स बोलते हैं, दूसरा नीली पेटी ब्लू बॉक्स, तीसरा हरित पेटी जिसको ग्रीन बॉक्स बोलते हैं और चौथा SD बॉक्स यानी कि सामाजिक एवं विकास पेटी हो गया। तो एम्बर बॉक्स क्या हो गया, तो इसके अंतर्गत दी गई कृषि छूट उत्पादन और व्यापार में विसंगति पैदा करता है। इस पेटी के अंतर्गत न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि MSP, बिजली, सिंचाई, उर्वरक, कीटनाशक जैसे पदार्थों पर दी जाने वाली प्रत्यक्ष छूट आती है। और ऐसे कृषि छूटों पर WTO सीमा निर्धारित करते हुए कहता है कि विकसित देश सकल कृषि उत्पाद के 5% तथा जो विकासशील देश होंगे वे सकल कृषि उत्पाद के 10% से अधिक जो होगा सब्सिडी नहीं देंगे। तो एम्बर बॉक्स में क्या होगा, मुख्य रूप से इसमें कृषि में जो भी छूट और व्यापार में जो भी विसंगति उत्पन्न होता है वो सारी चीज़ों को डाला गया यहाँ पे। इसी पेटी के अंतर्गत MSP हो गया हम लोग का, बिजली हो गया, सिंचाई हो गया, उर्वरक हो गया और कीटनाशक जैसी चीज़ों पर जो छूट मिलता है उन सभी चीज़ों को जगह दिया गया। लेकिन इसमें एक प्रावधान है कि कोई भी देश अनिश्चित तरीके से अपने देश के किसानों को सब्सिडी नहीं दे सकता है। तो कंडीशन क्या है कि जो विकसित देश होंगे वे कुल कृषि उत्पाद का, यानी कि मान लीजिए कि अगर 1000 रुपये का कृषि उत्पाद हो रहा है तो इसका केवल 5% ही वे अपने किसानों को छूट दे सकते हैं, सब्सिडी दे सकते हैं। और यही चीज़ क्या है विकासशील देश के साथ, तो विकासशील देश को थोड़ा सा ज़्यादा यानी कि 10% तक का देने का अनुमति दिया गया है। ऐसा प्रावधान एम्बर बॉक्स के तहत यानी कि पीली पेटी के तहत किया गया। अब ब्लू बॉक्स है यानी कि नीली पेटी हो गया, तो इसमें क्या है कि इसकी शर्त व्यापार में आने वाली विसंगतियों को कम करने से जुड़ा है, यानी कि जो भी विसंगति आ रहा है उन सभी विसंगति को दूर करना है और इसका प्रावधान ब्लू बॉक्स में यानी कि नीली पेटी में किया गया है। और यह एक प्रकार से शर्तों के साथ क्या है, पीली पेटी है। इसके तहत कृषि, ग्रामीण विकास जैसे कार्यों को दी जाने वाली सब्सिडी शामिल की जाती है। वर्तमान में इस पेटी की छूटों पर कोई सीमा निर्धारित नहीं की गई है, हालांकि विकसित देश नीली पेटी को पीली पेटी में डालने की वकालत करते हैं। तो ब्लू बॉक्स में क्या हो गया कि जो भी विसंगति आ रही है व्यापार से संबंधित चीज़ों को लेकर उन सभी चीज़ों को ख़त्म करना है। और ये इसको क्या बोला गया, एक प्रकार से ये पीली पेटी है लेकिन शर्तों के साथ पीली पेटी है। और इसमें क्या है कि कृषि हो गया या फिर ग्रामीण विकास से संबंधित जो भी सब्सिडी है उन सभी को शामिल किया गया, लेकिन इसमें किसी प्रकार का कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं लगाया गया जिस प्रकार से एम्बर बॉक्स में लगाया गया था क्या कि विकसित देश कुल कृषि उत्पाद का केवल 5% ही सब्सिडी दे सकते हैं। तो इस प्रकार का कोई भी रेस्ट्रिक्शन ब्लू बॉक्स में नहीं है, इसीलिए विकसित देश जो होते हैं इस नीली पेटी को हमेशा से पीली पेटी में डालने की वकालत करते आ रहे हैं। तीसरा है हम लोग का ग्रीन बॉक्स, हरित पेटी। तो इसके अंतर्गत वैसी कृषि छूट या फिर सहायता आती है जो व्यापार में किसी प्रकार की विसंगति नहीं उत्पन्न करती है, यानी कि बिल्कुल क्या है, ग्रीन है, किसी प्रकार का कोई भी विसंगति नहीं आएगा। इसके अंतर्गत खाद्य सुरक्षा के लिए लोक भंडारण, कीट एवं रोग नियंत्रण, अनुसंधान एवं विस्तारण, पर्यावरणीय संरक्षण, प्रादेशिक विकास जैसे कार्यों पर दी जाने वाली छूट शामिल है। और इस पेटी की छूट पर भी WTO ने कोई सीमा नहीं निर्धारित की है। हालांकि इस पेटी पर विकासशील देश में जरूर अंगुली उठाई है, क्योंकि विकसित देश आय बीमा, आय सुरक्षा योजना, पर्यावरण सुरक्षा के नाम पर अपने किसानों को छूट दे रखा है। तो ग्रीन बॉक्स में उन सभी कृषि छूट या सहायता को शामिल किया गया है जो किसी भी प्रकार का कोई भी विसंगति उत्पन्न नहीं करता है। विसंगति को खत्म करने के लिए ब्लू बॉक्स का प्रावधान किया गया है। और जो एम्बर बॉक्स था वही क्या करता है, जो उसके तहत जो सब्सिडी दिया जाता है वही क्या करता है, विसंगति को पैदा करता है। यानी कि एम्बर बॉक्स विसंगति पैदा करता है, ब्लू बॉक्स विसंगति को कम करता है और ग्रीन बॉक्स किसी प्रकार का कोई भी विसंगति उत्पन्न नहीं करता है। इसके अंतर्गत भंडारण के लिए, कीट के लिए, रोग नियंत्रण के लिए या फिर अनुसंधान के लिए अलग अलग प्रकार से प्रादेशिक विकास जैसे कार्यों पर दी जाने वाली छूट को शामिल किया जाता है। और WTO में इसके लिए भी कोई भी एक क्राइटेरिया फिक्स नहीं है कि आप कितना सब्सिडी या फिर कितना किसानों को लाभ दे सकते हैं। हालांकि इस पेटी का विकासशील देश के द्वारा उंगली उठाया जाता है। क्यों? क्योंकि जो विकसित देश होते हैं वे अलग अलग तरीके से अलग अलग नाम से अपने किसानों को सब्सिडी देते हैं। अब किसान को सब्सिडी देंगे विकसित देश तो कहीं ना कहीं उसका जो उत्पादन होगा, गुणवत्ता होगा, क्वालिटी जो होगा उसका अनाज का वो काफ़ी अच्छा होगा। प्लस क्या होगा कि विश्व बाज़ार में, अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में उनकी वस्तु जो होगा वो काफ़ी टिकाऊ होगी। उनके सामने बहुत सारे देशों की जो विकासशील देश हैं उनकी वस्तु टिक नहीं पाएगी। तो कहीं ना कहीं ये गलत तरीके से अपने किसानों को सब्सिडी दे रहे हैं, जिसकी वजह से भारत जैसे विकासशील देश इस पर उंगली उठा रही है। अब है SD बॉक्स है, सामाजिक और विकास पेटी। तो इस पेटी के अंतर्गत मानव विकास के मुद्दे हैं जैसे गरीबी उन्मूलन, सामाजिक कल्याण, स्वास्थ्य सहायता आदि। और इस पर WTO प्रावधान कहता है कि
विकासशील देश अपने कुल कृषि उत्पाद का 5% से कम राशि खर्च कर सकता है। और इसके अलावा निर्यात सब्सिडी को लेकर WTO में विवाद है। यानी कि सामाजिक और विकास पेटी, तो इसमें क्या है, विकास से संबंधित मुद्दे होगा, गरीबी उन्मूलन का बात करेगा, सामाजिक कल्याण का बात करेगा। और क्या है कि इसमें WTO प्रावधान क्या है कि विकासशील देश जो होगा वो अपने कुल कृषि उत्पाद का 5% से कम राशि इन सभी चीज़ों पर, गरीबी उन्मूलन के लिए, सामाजिक कल्याण के लिए लगा सकते हैं। इसके अलावा सब्सिडी को लेकर WTO में विवाद भी है। तो यह 2 प्रकार से दी जाती है, सकल बजटीय समर्थन के द्वारा और निर्यात की मात्रा पर। इस संदर्भ में WTO कटौती की बात करता है तथा इस क्षेत्र में विकसित देश कृषि निर्यात पर ज़्यादा छूट दे रहे हैं, जिससे उनके कृषि उत्पाद कम कीमत पर अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में पहुंच रहे हैं और विकासशील देश इस पर आपत्ति करते हैं। ये हो गया हम लोग का 4 प्रकार का पेटी जो कि WTO के अंतर्गत बनाया गया। अब आता है WTO के कृषिगत इन प्रावधानों की तरफ संभावनाओं के नए द्वार खुले हैं, वो कई प्रकार से चुनौतियां भी उत्पन्न हुई है। जैसे एक सर्वेक्षण के अनुसार भारत में कृषि क्षेत्र की तैयारी दयनीय अवस्था में। द्वितीय दौर में सरकार ने सदाबहार क्रांति, इंद्रधनुषी या फिर द्वितीय हरित क्रांति का बारंबार आह्वान किया है, लेकिन इसके जो अपेक्षा रखा था सरकार ने वो नहीं मिल पाया, यानी कि अपेक्षित परिणाम नहीं आए हैं। जबकि चीन इस मामले में भारत से काफ़ी आगे है। भारत अपने कृषिगत तैयारियों को ठीक ढंग से लागू नहीं किया। यह कृषि उत्पादों का सबसे बड़ा आयातक देश बनेगा, जो आगे चलकर भारतीय कृषि संरचना को नष्ट कर देगा और बेरोजगारी अराजकता में बदल जाए। यानी कि अगर वर्तमान समय में हम लोग नहीं सुधरे तो हम लोग को विदेशों से कृषि यानी कि खाद्यान्न वस्तु आयात करनी पड़ेगी, और कहीं ना कहीं हम लोग खाद्यान्न के लिए भी पूरी तरीके से हम लोग विदेशों पर निर्भर हो जाएंगे। और इस प्रकार से क्या हो जाएगा, भारत में कृषि संरचना पूरी तरीके से चौपट हो जाएगी और बेरोजगारी जो कि 46% जो कार्यशील जनसंख्या वो लगे हुए हैं कृषि कार्य में, तो कहीं ना कहीं वे बेरोजगार होंगे और अराजकता की स्थिति भी देश में उत्पन्न हो जाएगी। भारत कृषि उत्पादों के लिए विश्व व्यापार पर निर्भर हुआ तो वस्तुओं के मूल्य में अस्थिरता आएगी। साथ ही भारत कृषि डंपिंग का सामना करेगा, जो कि राजनीतिक भूचाल ला सकता है। अतः उपरोक्त परिस्थितियों में आवश्यक है कि भारतीय कृषि घरेलू आवश्यकताओं की पूर्ति करते हुए विश्व निर्यात में बहुमूल्य भागीदारी निभाए। तो इसके लिए कृषि पुनर्संरचना पर सरकार को ध्यान देना होगा तथा नई चुनौतियों के अनुसार इसे खड़ा करना होगा। अब इसको देखते हैं कि भारतीय कृषि पर WTO का क्या प्रभाव पड़ा। तो ये यहाँ पे छूट गया है PDF में, हम इसको बता रहे हैं, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। तो हम लोग का पहला पॉइंट आता है, अगर हम बात करें सकारात्मक प्रभाव का, सकारात्मक प्रभाव, इसमें पहला पॉइंट बाजार की पहुंच। तो बाजार की पहुंच मतलब क्या हो गया कि अगर हम WTO के सदस्य हैं तो इसके अलावा और भी देश तो WTO के सदस्य होंगे, तो WTO के सदस्य देश के साथ हम लोग मुक्त व्यापार समझौते से भारतीय किसान को क्या होगा, विश्व बाजार में अपने उत्पाद को बेचने का अवसर मिलेगा। तो ये हो जाएगा, पहला पॉइंट हो जाएगा। दूसरा पॉइंट होगा हम लोग का निर्यात में वृद्धि। तो WTO में निर्यात में वृद्धि के तहत क्या प्रावधान है, तो WTO के नियम के अनुसार क्या हो जाएगा कि भारतीय किसान को अपने उत्पाद का निर्यात करने का अवसर मिलेगा, जिससे कि उनकी आय में वृद्धि होगी। जाहिर सी बात है कि अगर भारत में खेती काफ़ी अच्छे तरीके से हो रहा है तो WTO प्रावधान के अनुसार जितने भी सदस्य देश है उन सभी सदस्य देशों में हम लोग अपने वस्तुओं का निर्यात कर सकते हैं, और अगर वस्तु का निर्यात करेंगे तो इसके परिणाम स्वरूप उनके देश के किसानों की आय में भी वृद्धि होगी। तीसरा है प्रौद्योगिकी हस्तांतरण। प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, तो इसमें क्या होगा कि WTO सदस्य देश के साथ सहयोग से भारतीय किसान को नई नई प्रौद्योगिकी और तकनीक का भी उपयोग करने का अवसर मिलेगा, क्योंकि भारत क्या विकासशील देश है, तकनीक का अभाव है, लेकिन अन्य जो सदस्य होंगे वे तो विकसित देश से होंगे, तो वहाँ पे क्या होगा, टेक्नोलॉजी काफ़ी अच्छा होगा, तो वे उनसे हेल्प लेके भारत में नए नए तकनीकी के माध्यम से, प्रौद्योगिकी के माध्यम से कृषि क्षेत्र को और भी डेवलप कर सकते हैं। चौथा पॉइंट हम लोग का हो जाएगा गुणवत्ता में सुधार। इसमें क्या हो जाएगा कि WTO के नियम के अनुसार भारतीय किसान को अपने उत्पाद की गुणवत्ता में सुधार करने का अवसर मिलेगा, जिससे कि उनके उत्पादों की
मांग जो होगा वो विश्व बाजार में बढ़ेगा और इसका फ़ायदा क्या होगा, तो भारत में काफ़ी अच्छा लोगों को आय मिलना शुरू हो जाएगा। तो ये सारा कुछ पॉइंट है जो कि WTO के सकारात्मक प्रभाव को दिखा रहा भारतीय कृषि में। लेकिन इसी के साथ साथ क्या है, नकारात्मक प्रभाव भी है। तो नकारात्मक प्रभाव देखते हैं। नकारात्मक प्रभाव में पहला पॉइंट है बाजार में प्रतिस्पर्धा। यानी कि भारत क्या है, WTO का सदस्य है, इसके अलावा अन्य देश भी WTO के सदस्य हैं। तो सभी सदस्य देश क्या करेंगे, अपने अनाज को या फिर अपने जो भी खाद्यान्न है उनको बेचने के लिए मार्केट में आएंगे। और कहीं ना कहीं विकसित देश होंगे तो वो उनका उत्पादन काफ़ी अच्छा क्वालिटी का होगा, क्योंकि वो तकनीक का प्रयोग करके उत्पादन करते हैं। तो ऐसी स्थिति में जो भारत जैसे विकासशील देश के जो उत्पादन होंगे, जो खाद्य पदार्थ होंगे, वे कहीं ना कहीं उनसे कंपटीशन नहीं कर पाएंगे, यानी कि विश्व बाजार में प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ेगा। और परिणाम स्वरूप क्या होगा, जो विकसित देश है उनके अनाज बिकेंगे, अच्छे दाम में बिकेंगे, जिसकी वजह से उनकी आय भी होगी। लेकिन भारत जैसे विकासशील देश के अनाज जो होंगे वे उनकी तुलना में कम बिकेगी और परिणाम स्वरूप क्या होगा, यहाँ के किसानों की आय में कमी हो सकती है। दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा, कृषि सब्सिडी में कमी। कृषि सब्सिडी में कमी यानी कि WTO में प्रावधान है, नियम है क्या, कि भारत सरकार को कृषि सब्सिडी में कमी करना पड़ेगा, जिससे कि किसान को अपने उत्पाद को उत्पादन करने में क्या हो सकता है, मुश्किल हो सकती है। क्यों? क्योंकि भारत सरकार किसान को उत्पादन करने के लिए अलग अलग प्रकार की सब्सिडी प्रदान करती है, जैसे उर्वरक में सब्सिडी दे रहे हैं, ट्रैक्टर में सब्सिडी दे रहे हैं, या फिर अन्य जो भी सामग्री है उन चीज़ों पर सब्सिडी दे रहे हैं। हम जैसे कि हरित क्रांति में देखे थे, मिसयूज भी हुआ था काफ़ी ज़्यादा, बिजली का मिसयूज हो गया, पानी बहा दिए, मलेरिया जैसी समस्या देखने को मिली। उर्वरक में सब्सिडी मिला, उर्वरक का अंधाधुंध प्रयोग कर दिए। लेकिन जैसे हम लोग WTO के सदस्य बने तो इनके नियम के अनुसार भारत सरकार को अपने किसानों को सब्सिडी जो देती है उस पर कमी करना पड़ेगा। अब अगर सब्सिडी में कमी हो जाएगा तो हो सकता है कि भारतीय किसान उर्वरक नहीं खरीद पाएंगे, ट्रैक्टर नहीं खरीद पाएंगे, परिणाम स्वरूप इसके उत्पादन में कमी आएगी। तीसरा पॉइंट कि पेटेंट और बौद्धिक संपदा अधिकार। तो इसमें क्या होगा कि भारतीय किसान को अपने उत्पादों का पेटेंट और बौद्धिक संपदा अधिकार का भी सम्मान करना पड़ता है, जिससे कि उनकी आय में कमी हो सकती है। और चौथा पॉइंट हम लोग का निकल के आता है गुणवत्ता में कमी। गुणवत्ता में कमी की क्यों? क्योंकि WTO प्रावधान क्या कहता है कि भारत सरकार को अपने कृषि क्षेत्र में जो भी सब्सिडी दिया जा रहा है उसको कम करना पड़ेगा। अब अगर सब्सिडी दिया जा रहा है उसको अगर सरकार ने कम कर दिया तो हो सकता है किसानों के पास जो बीज होगा वो उच्च क्वालिटी का नहीं होगा, उर्वरक जो होगा वो किसान नहीं खरीद पा रहे होंगे, या फिर सिंचाई के लिए जो बिजली का प्रयोग करते हैं वे उतने अच्छे तरीके से सिंचाई नहीं कर पाएंगे। परिणाम क्या होगा कि जो भी वस्तु का उत्पादन होगा उसकी गुणवत्ता कम होगी। अगर गुणवत्ता कम होगी तो विश्व बाजार में इसका मांग भी कम हो जाएगा, और विश्व बाजार में अगर मांग कम हो गया तो परिणाम क्या हो जाएगा, तो भारतीय किसानों का आय घट जाएगा। तो ये सारा कुछ पॉइंट है जो कि WTO का नकारात्मक प्रभाव के रूप में भारतीय कृषि पर दिखाया गया है। तो इस चीज़ को आप लोग यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, तो ये क्वेश्चन हम लोग का कंप्लीट हो जाता है। अब एक क्वेश्चन है हम लोग का, और इस क्वेश्चन के साथ जो कृषि चैप्टर है वो खत्म हो जाएगा। तो कृषि कीमत नीति क्या है? तो कृषि कीमत नीति क्या है? MSP यानी कि न्यूनतम समर्थन मूल्य को परिभाषित करे तथा इसके सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव का उल्लेख करें। यानी कि MSP के क्या क्या फायदे हैं और क्या क्या नुकसान है उसके बारे में बताना है, और कृषि कीमत नीति क्या है इसके बारे में मेनली हम लोग इस क्वेश्चन में डील करना है। तो कृषि उत्पादों की कीमतों को कृषि कीमत कहते हैं। जो भी कृषि में उत्पादन हो रहा है उन सभी उत्पाद के कीमत को ही हम लोग कृषि कीमत बोलते हैं, तथा इसकी सरकारी खरीद नीति को कृषि कीमत नीति के नाम से जाना जाता है। अब क्या होगा, सरकार इनको खरीदेगी तो खरीदने के लिए जिस भी नीति को वो फॉलो करेंगे तो उसी नीति को कृषि कीमत नीति के नाम से जाना जाता है। तो कृषि कीमत क्या होगा, जो भी उत्पादन हो रहा है उसको जिस कीमत में सरकार खरीद रही है वो कहलाएगा कृषि कीमत, और उस के लिए सरकार जो नीति का फॉलो कर रही है तो उस नीति को हम लोग बोलेंगे कृषि कीमत नीति। यानी कि सरकार की खरीद नीति को कृषि कीमत नीति के नाम से जाना जाता है। भारत सरकार में समय समय पर कृषि उत्पादों की खरीद के लिए नई नई नीतियों की घोषणा हुई है।
तथा कृषि उत्पादों में वार्षिक वृद्धि की समीक्षा के लिए आयोग गठित किए गए हैं। यानी कि किस प्रकार से वस्तुओं का खरीदना है सरकार के द्वारा, इसके लिए अलग अलग प्रकार की नीतियों की घोषणा होती रहती है। प्लस कृषि उत्पाद में वार्षिक वृद्धि की समीक्षा करने के लिए भी अलग अलग आयोग का गठन किया जाता है। कृषि उत्पादों के मूल्य निर्धारण हेतु खाद्य मूल्य नीति समिति 1964 की सिफारिश पर 1965 में कृषि मूल्य आयोग की स्थापना की गई, जिसका नाम 1885 में बदलकर कृषि लागत एवं मूल्य आयोग कर दिया गया। यानी कि कृषि लागत एवं मूल्य आयोग, इसका सिफारिश 1964 में किया गया था, लेकिन 1965 में इसका गठन किया गया और फाइनली 1985 में इसका नाम बदलकर कृषि लागत एवं मूल्य आयोग कर दिया गया। और यह आयोग अपनी स्थापना काल से ही कृषि लागत व बाजार मूल्य को ध्यान में रखकर कृषि उत्पादों को एमएसपी से ही कृषि खरीद वसूली मूल्य निगम आवंटन मूल्य को निर्धारण करने में सरकार को सलाह देती है। हालांकि अस्मरणीय है कि केंद्र सरकार इसकी सिफारिश को मानने के लिए बाध्य नहीं होती। यानी कि कुल मिला के जो CACP है, यानी कि कृषि लागत एवं मूल्य आयोग है, ये एमएसपी से ही कृषि खरीद एमएसपी के माध्यम से कृषि में उत्पादित वस्तुओं का खरीद मूल्य हो गया या फिर उनका आवंटन करना है, तो इन सभी से संबंधित सलाह सरकार को देती है। लेकिन सरकार इनकी सलाह को मानने के लिए बाध्य नहीं है। अगर सरकार को अच्छा लगा तो उनको मानेंगे, अन्यथा नहीं मानेंगे। अब विभिन्न प्रकार के खरीद मूल्यों का आशय इस प्रकार है, जैसे वसूली खरीद मूल्य, तो इसका अभिप्राय उस कीमत से है जिस कीमत पर सरकार मंडी में कृषक तथा व्यापारियों से उनकी उपज क्रय करती है। यानी कि जो मंडी लगता है, उन मंडी से सरकार क्या करेगी, जो भी कृषक हैं, जो भी व्यापारी है, उनके उपज को क्रय करती है। तो यही हम लोग का कहलाता है वसूली खरीद मूल्य। और ऐसे खरीद से या तो देश में बफर स्टॉक बनती है या फिर पीडीएस प्रणाली के माध्यम से देश के गरीब जनता को अन्न मुहैया कराया जाता है। अब सरकार क्या करेगी, जो मंडी है वहाँ से इन सारे वस्तुओं को खरीद लेगी, चाहे चावल गेहूँ या फिर जो भी हो, उनको खरीद के सरकार दो चीज़ कर सकती है, या तो बफर स्टॉक बनाएगी, यानी कि उसको आने वाले टाइम के लिए रिजर्व रख लेगी, या फिर सरकार पीडीएस प्रणाली के माध्यम से, यानी कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूटिव सिस्टम के माध्यम से, जिसको हम लोग कोटा बोलते हैं अभी, तो कोटा के माध्यम से जो गरीब लोग होंगे उनको चावल गेहूं या फिर ये जो भी उनका प्रावधान होगा उसके तहत गरीब जनता को मुहैया कराएगी। दूसरा है निगम आवंटन मूल्य। तो इसमें क्या है कि जिस कीमत पर सरकार खाद्यान्न वस्तुओं को गरीब उपभोक्ताओं के पास उचित कीमत की दुकानों के माध्यम से पहुंचाती है, वह निगम आवंटन मूल्य कहलाता है और वह साधारण क्रय कीमत से कम होती है। जो कि अभी हम लोग को कोटा में शायद 1 रुपये केजी चावल मिलता है, तो वही बात कर रहे हैं यहाँ पे कि निगम आवंटन मूल्य में क्या हो गया कि सरकार खाद्यान्न वस्तुओं को गरीब उपभोक्ताओं के पास उचित कीमत की दुकान से, यानी कि जो राशन दुकान है, पीडीएस दुकान जो है, उसी के माध्यम से पहुंचाती है और वही निगम या फिर आवंटन मूल्य कहलाता है। एमएसपी क्या हो गया, तो भारत के किसान को खुले बाजार में कीमतों में होने वाले उतार चढ़ाव के साथ सुरक्षा कवच प्रदान करने के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की अवधारणा को लागू किया गया। इसके तहत यदि खुले बाजार में किसानों द्वारा उत्पादित खाद्यान्न कीमतें कम है तो किसान एमएसपी दर पर सरकार को अपना माल बेच सकते हैं। मतलब क्या हो गया कि किसी साल मान लीजिए कि किसान की खेती काफ़ी अच्छा हो गया, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि मार्केट में बहुत सारा खाद्यान्न आ जाएंगे, तो कहीं ना कहीं उसका दाम गिर जाएगा। और अगर दाम गिर गया तो किसान को बेनिफिट उस साल नहीं होगा, यानी कि अच्छा फसल होने के बावजूद भी किसान को लाभ नहीं होगा। तो ऐसी स्थिति में किसान की स्थिति को बनाए रखने के लिए सरकार क्या लाते हैं, एमएसपी लाते हैं, जिसके तहत सरकार बोल देती है क्या कि मार्केट में मान लीजिए कि आपका जो खाद्यान्न वो 10 रुपया केजी बिक रहा है, हम लोग उसको 20 रुपये केजी खरीदेंगे। चाहे वो खाद्यान्न 10 रुपये की 5 रुपये केजी पे अगर बिकेगा तो भी हम लोग आपसे 20 रुपया ही खरीदेंगे। तो ऐसे में किसान क्या करेगा कि अपने सामान को बाजार में नहीं बेच के वो सरकार को बेचेगा। तो कहीं ना कहीं किसान को एक आश्वासन दिया जाता है कि मार्केट कितना भी खराब क्यों ना हो, आपके वस्तु का एक न्यूनतम प्राइस इतना आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो इस प्रकार क्या होता है कि किसान एमएसपी दर पर सरकार को अपना माल बेच सकते हैं और इस प्रकार से सामाजिक सुरक्षा जाल के रूप में कार्य करता है। दूसरे शब्द में एमएसपी कृषि उत्पादकों के लिए एक बीमा कीमत होती है, जिसके माध्यम से सरकार किसानों को आश्वासन देती है कि खाद्यान्नों की कीमत निर्धारित कीमत से नीचे नहीं गिरने देगी। यानी कि अगर वो 20 रुपया बोल दिए तो 20 रुपया से नीचे गिरने नहीं देगी। और इस प्रकार एमएसपी किसी वर्ष अति उत्पादन की स्थिति में किसानों को हतोत्साहित होने से बचाने का कार्य करती है। इसे लक्ष्मीकांत झा की समिति की सिफारिश पर 1965 में लागू किया गया। अब ये ध्यान रखना है कि जो एमएसपी है वो किसके सिफारिश पर लागू किया गया, तो लक्ष्मीकांत झा समिति की सिफारिश पर 1965 में लागू किया गया एमएसपी को। ये आपका प्रीलिम्स में क्वेश्चन बन सकता है।
एमएसपी के निर्धारण का कार्य क्या है? तो मुख्य रूप से कृषि मूल्य एवं आगत आयोग द्वारा किया जाता है। वर्तमान में 24 प्रकार की फसलों के लिए एमएसपी की घोषणा की जाती है और यह वर्ष में 2 बार, खरीफ के लिए 1 बार और रबी की बुआई से पहले 1 बार की जाती है। तो लक्ष्मीकांत झा समिति की सिफारिश पर 1965 में एमएसपी को लागू किया गया और इससे मुख्य रूप से अभी 24 फसल पर एमएसपी की घोषणा की गई है और वर्ष में 2 बार, 1 बार खरीफ फसल की बुआई के समय और 1 बार रबी फसल की बुआई से पहले एमएसपी का घोषणा किया जाता है। भारत में एमएसपी के लाभ हालांकि कुछ विशेष क्षेत्र के लोगों को ही हुआ है और भारत में फसल विविधीकरण पर भी इसका विपरीत असर पड़ा है तथा गेहूं और चावल के मामले में एमएसपी को अधिक तेजी से बढ़ाया गया है। एमएसपी नीति लागू करने के कारण किसानों तथा देश पर इसके सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव भी देखने को मिले, क्योंकि सरकार के द्वारा मुख्य रूप से एमएसपी जो था वो गेहूँ और चावल पर लाया गया था। तो हर किसान गेहूँ और चावल की खेती करना शुरू कर दिया और परिणाम स्वरूप गेहूँ और चावल में भारत आत्मनिर्भर बन गया, लेकिन अन्य चीज़ों पर इसके प्रभाव देखने को नहीं मिला। प्लस कुछ कुछ राज्य में ही, हरियाणा, यूपी साइड ही कुछ कुछ राज्य है जहाँ पर एमएसपी का भी लाभ मिला। अब इसके सकारात्मक प्रभाव देखते हैं। तो एमएसपी की घोषणा के बाद किसानों को बाजार में होने वाले वार्षिक उतार चढ़ाव से सुरक्षा मिली। एमएसपी के कारण किसान को नई तकनीक अपनाने में काफ़ी सहायता मिलने लगी। एमएसपी को एक सामाजिक कदम के रूप में भी देखा जाता है क्योंकि यह किसानों में आय का हस्तांतरण करती है और एमएसपी के माध्यम से कृषि को व्यापार शर्तों को उचित स्तर पर बनाए रखा जा सकता है। एमएसपी के माध्यम से क्रॉपिंग पैटर्न को ऐच्छिक दिशा में लाया जा सकता है। क्रॉपिंग पैटर्न मतलब क्या हो गया कि सरकार ने अगर गेहूं और चावल एमएसपी तय कर दिए हैं तो मैक्सिमम व्यक्ति क्या करेगा, गेहूं और चावल का खेती करेगा। लेकिन वही सरकार क्या करेगी, इस पर बोलेगी कि हम लोग दाल में एमएसपी देंगे, तो हर किसान क्या करेगा, दाल का खेती करना शुरू कर देगा। सरकार बोलेगी हम लोग बागवानी में हम लोग एमएसपी देंगे, तो हर किसान क्या करेगा, बागवानी करेगा। यानी कि सरकार जिस डायरेक्शन में खेती को मोड़ना चाहेगी उस डायरेक्शन में सरकार मोड़ सकती है अगर एमएसपी सरकार उसमें तय कर देती है तो। यानी कि क्रॉपिंग पैटर्न को ऐच्छिक दिशा में बदला जा सकता है। एमएसपी के कारण उत्पादन बढ़ा जिससे भारत के प्रतिरोधक भंडार जैसे बफर स्टॉक बनाने में आसानी हुई और परिणामतः देश को खाद्य सुरक्षा भी प्राप्त हुआ। एमएसपी की घोषणा से देश के आवश्यक कृषि उत्पादों के उत्पादन में वृद्धि की गुंजाइश है। यानी कि ये सारा चीज़ एमएसपी का सकारात्मक प्रभाव हो गया। अब नकारात्मक प्रभाव भी आता है, जैसे एमएसपी के कारण अनाज और दाल के उत्पादन में विपरीत असर पड़ा। स्मरणीय रहे कि एमएसपी के साथ भारतीय राजनीति का समायोजन गेहूं और चावल के पक्ष में जाता है। यानी कि एमएसपी मतलब ही गेहूं और चावल हो गया, क्योंकि इसी में सबसे ज़्यादा एमएसपी सरकार के द्वारा दिया गया। परिणाम क्या हो गया कि दाल के उत्पादन में कमी हो गया, जो कि भारत में प्रोटीन के लिए गरीब किसानों के लिए एकमात्र सोर्स होता है और दाल का भारत क्या है, उत्पादन भी करता है और उपभोग भी करता है। तो ऐसी स्थिति में इतना दाल का उत्पादन नहीं होता है कि हम लोग उपभोग कर पाएंगे, तो हम लोग को विदेशों से दाल आयात करना पड़ता है, जो कि सही बात नहीं है। एमएसपी का लाभ कुछ विशेष क्षेत्र के लोगों को मिला। इसके कारण न केवल प्रादेशिक विषमता बल्कि आय की विषमता भी बढ़ी। जैसे पंजाब, हरियाणा साइड के लोगों को काफ़ी बेनिफिट हुआ, लेकिन झारखंड, बिहार जैसे राज्यों को इसमें कोई भी लाभ नहीं मिला। एमएसपी का लाभ उठाने के लिए आवश्यक है कि वह सार्वजनिक संस्थाओं की पर्याप्त मात्रा संपूर्ण देश में विद्यमान हो, लेकिन यह देखा गया कि एफसीआई सभी जगह उपस्थित नहीं है, जिस कारण वहाँ के लोगों को एमएसपी का लाभ नहीं मिल पाता। और जब ये एजेंसी का सहायता लेती है तो छोटे किसानों का शोषण होता है। यानी कि क्या हो गया कि एमएसपी का सहायता लेने के लिए सरकारी संस्थाएं होनी चाहिए अलग अलग जगह पर, लेकिन एफसीआई जैसी सार्वजनिक संस्थाएं हर जगह पर उपलब्ध नहीं है। परिणाम क्या होता है कि जहाँ पर उपलब्ध नहीं है वहाँ के किसानों को एमएसपी का लाभ नहीं मिल पाता है। इसके अलावा बहुत सारे छोटे किसान होते हैं जो कि एमएसपी से लाभ लेना चाहते हैं, तो उनका शोषण भी किया जाता है। एमएसपी के कारण पर्यावरण पर भी प्रभाव पड़ा, क्योंकि गेहूँ चावल उत्पादन क्षेत्र में किसान ने जमकर उर्वरक का प्रयोग किया। परिणामतः मिट्टी के पोषक तत्व भी नष्ट हुए और भूमिगत जल भी प्रदूषित हुआ। एमएसपी अंतर्राष्ट्रीय कारोबार पर भी नकारात्मक प्रभाव छोड़ता है, क्योंकि अति उत्पादन की स्थिति में अत्यधिक बफर स्टॉक बनता है और इसका निर्यात किया जाता है, तो यह अप्रत्यक्ष रूप से विदेशी उपभोक्ताओं को सब्सिडी देता है, जो कि राष्ट्र हित में नहीं है। क्योंकि आपके पास बहुत ज़्यादा अगर वस्तु हो गया तो आपको कहीं ना कहीं उसको निर्यात करना पड़ेगा, और निर्यात करना पड़ेगा तो हो सकता है कि सस्ते दरों में आप विदेशों में निर्यात कर देंगे। यानी कि कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष तरीके से हम लोग विदेशियों को कृषि में बफर स्टॉक होने की वजह से सब्सिडी देते हैं, जो कि राष्ट्र हित में नहीं है। कायदे से वो 100 रुपये का सामान था जिसको हम लोग 80 रुपये में ही बेच के आ गए हैं, तो ये राष्ट्र हित में नहीं है। तो ये सारा कुछ एमएसपी के नकारात्मक प्रभाव हो गए। और इसी के साथ हम लोग का जो कृषि चैप्टर था वो पूरी तरीके से खत्म हो गया, कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था। अब क्या है कि कृषि से अगर क्वेश्चन बनना रहेगा तो इन्हीं क्वेश्चन में से कुछ क्वेश्चन को मर्ज कर दिया जाएगा, यानी कि इधर उधर करके क्वेश्चन बना दिया जाएगा। तो इसी को आपको अच्छा से क्योंकि कहीं ना कहीं ये झारखंड में भी, झारखंड की इकोनॉमी में कृषि है,
तो बहुत सारे पॉइंट हो गए जो कि झारखंड की इकोनॉमी हो या फिर इंडिया की इकोनॉमी हो, हर जगह में कुछ पॉइंट कृषि के लिए सेम ही मिलेगा। तो आपके पास इनफ वर्ड होगा किसी भी आंसर को लिखने के लिए। तो पीडीएफ को पढ़िए, बार बार पढ़िए, तो आपको बहुत सारी चीज़ क्लियर होंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।